बता सकते हैं इक्विनो का मतलब क्या होता है मैडम? तो उसका पाउंड इस तरह से रहता है, उसके लास्ट के जो होते हैं वो ऊपर की तरफ से रहते हैं. सो दिस इज इक्विनस डिफॉर्मिटी. वी कैन से इट इज इन प्लैंटर फ्लैट फुट. ओके. एंड देन कम्स द वेरस. सो किसी को पता है वेरस का मतलब क्या होता है? हाँ, अरे हाँ, बोल दो यार, क्या गलत ही तो होगा. किसी को कोई मार्क्स तो मिलने वाले हैं नहीं, ना कोई पनिशमेंट मिल रहा है, तो कितना घबराना है, क्या बोलो ना. एंड अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज योर वेलगस. अंडरस्टैंड? किसी को कोई प्रॉब्लम, कभी भी किसी को कोई डाउट हो तो हाथ उठा सकता है यार, मैं बहुत पूछता था क्लास में. ठीक है. ओके. सो द थिंग इज कॉन्जेनिटल टेलिपो इक्विनो वेरस, तो हमने इसका पोस्टमार्टम तो कर दिया इस टर्म का, और बच्चों को इसको शॉर्ट टर्म में कहते हैं सीटीवी. ओके. तो होता क्या है, कोई बता सकता है कभी किसी ने देखा हो सीटीवी? एनिमल बहुत कॉमन है यार, बहुत कॉमन है. कोई कोई तो हाथ उठाओ यार. नो वन. चलो कोई बात नहीं. सो दिस इज द सीटीवी. कैन यू सी? कुछ समझ में आ रहा है इस फोटो देखे या बस क्या है यार, ऐसे ही कुछ है? ओके. तो दिस इज सीटीवी. तो इसको क्लब फुट भी कहते हैं. व्हाई क्लब फुट? पत्ते तो खेलते हो भाई, पत्ते पता है क्या कहते हैं? कार्ड्स. तो उसमें क्लब्स होते हैं. तो क्लब्स का मतलब क्या होता है? दिस इज द डिफॉर्मिटी व्हेन यू सी इट फ्रॉम द फ्रंट. दिस इज द डिफॉर्मिटी व्हेन यू सी इट फ्रॉम द बैक साइड. ओके. तो like this an adult like this. तो this resemble like this. ये क्या है, कुछ बता सकता है? क्या बात है, किसी को कुछ तो पता है यार, शुक्र है, थैंक गॉड. तो गोल स्टिक को देख रहे हो कभी? वो कैसी होती है? इस तरह से मुड़ी होती है. इट्स नॉट द स्ट्रेट, ऐसा नहीं है कि सीधा नीचे आके ऐसे होता है, नहीं, हल्का सा कर्व टाइप से रहता है. बट तो उसी टाइप से आपका फुट भी जो रहता है वो सामने आता है, देन इट्स लाइक दिस क्लब. दैट्स व्हाई द डिफॉर्मिटी इज नोन एज योर क्लब फुट डिफॉर्मिटी. अच्छा, आप कभी भी जिंदगी में ऐसी डिफॉर्मिटी दिखेगी तो पता चल जाएगा क्लब फुट है, या फिर डाउट रहेगा? डाउट रहेगा तो हाँ तो बोलो यार, नहीं तो ना बोल दो. तो दिस इज द प्योर क्लब फुट. आई थिंक इस पिक्चर इज वेरी क्लियर. उधर वालों को शायद नहीं दिख रही है ना, तो इधर आ सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना पीछे बैठोगे मैं वहां पे भी आ जाऊंगा, आगे बैठोगे मैं वहां पर भी. इस बेटर ना कि सामने आके देख तो लो. चलो छोड़ो. तो दिस इज द क्लब फुट डिफॉर्मिटी, जिसके अंदर फुट जो रहता है बच्चे का डिफॉर्म रहता है. कॉन्जेनिटल क्योंकि ये जन्म से होता है. ठीक है. तो कारण क्या क्या हो सकते हैं, कुछ कोई बता सकता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? मैं भी नहीं पढ़ के आया हूँ यार, मुझे भी नहीं याद. कोई मैथ थ्योरी नहीं पढ़ के आया हूँ आपके लिए. हाँ, अरे बोलो, अरे ठीक बोल रहे भाई, बोलो. इडियोपैथिक. गुड. सबसे कॉमन जो कारण है वो इडियोपैथिक है. इसका कोई कारण ही नहीं है यार, इडियट है, ऐसी हो जाता है. नहीं, ये है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी है जो बच्चों में मिलती है हमें. अराउंड 1000 अगर बच्चे रोज पैदा होते हैं तो उनमें एक बच्चे को ही मिलती है. 1001, मतलब ये बहुत ही कॉमन है. क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो बर्थ रेट इतना ज़्यादा है यार कि पता नहीं कितने लाखों बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं. तो कितने उनमें से रोज 200-300 बच्चे तो मिनिमम निकलते हैं जो क्लब फुट से ये रहते हैं. और जब आप अपनी प्रैक्टिस में जाएंगे, स्पेशली आप में से कोई गायनेकोलॉजिस्ट बनेगा, कोई पीडियाट्रिशियन बनेगा, कोई ऑर्थोपेडिशियन बनेगा, तो इन तीनों ही फील्ड में ये बहुत आपको कॉमन मिलेगा. पीडियाट्रिशियन और कोई रेडियोलॉजिस्ट है तो शायद वो पहले जन्म से पहले बोल देगा कि बच्चे को ये डिफॉर्मिटी है. तो फिर जैसे ही आप बोलोगे तो बच्चे की माँ शी विल स्टार्ट क्राइंग, है बच्चे को क्या हो गया. तो घबराना नहीं, यू हैव टू गिव हर एश्योरेंस कि कुछ नहीं हुआ. एक टाइप से ये डिजीज है, डिजीज भी नहीं कहेंगे, एक डिफॉर्मिटी है जो कि 100% ठीक हो जाती है. और कभी पता नहीं चलता है अगर पूरा ट्रीटमेंट ठीक से लिया जाए तो कि बच्चे को कभी कोई डिफॉर्मिटी थी या बच्चे का कोई इस टाइप से कोई चीज थी. तो दिस इज योर सीटीवी जैसे बाय डेफिनेशन. और तो किन किन को पता चलेगा? पहले रेडियोलॉजिस्ट बच्चे के पैदा होने से पहले, गायनाकोलॉजिस्ट जब उसको बाहर निकालेगा, पीडियाट्रिशियन उसको पहला कॉल आएगा जब बच्चे को रिससिटेट या कुछ कर रहा होगा, हाँ ये क्या हो गया है.
तो वहां पे ऐसे नहीं मुंह बना लेना, अरे ये क्या निकला है यार। सो यू शुड नो कि हाँ ठीक है, माँ रो रही है, कोई बात नहीं, रोने का नहीं है, सब ठीक है, बढ़िया, बच्चा अच्छा है, घबराने का नहीं बच्चा, ये नहीं कि पता नहीं यार बच्चे को क्या हो गया, ये कुछ नहीं, इट्स नॉर्मल, यू हैव टू शो इट्स जस्ट लाइक अ फीवर और समथिंग, हुआ है दवाई देंगे ठीक हो जाएगा, हुआ है इलाज करेंगे ठीक हो जाएगा, क्या दिक्कत है। सो यू शुड हैव दिस एटीट्यूड विद द पेरेंट्स, ओके। तो होता क्यों है, सबसे कॉमन है इडियोपैथिक, एज यू सेड, कि कोई उसका कारण नहीं है। दूसरे कुछ कुछ कारण है, थ्योरीज में अगर जाएंगे तो इसको बहुत चीज़ों में डिवाइड किया गया है। कोई कहता है कि ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कि इसके कारण होता है, आपका जेनेटिकल के कारण होता है, जीन्स के अंदर होता है, फैमिली में रन करता है, कुछ थ्योरीज है, जर्नल थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरियाँ, नहीं पढ़ने का है, कोई नहीं पूछने वाला, बस दिमाग में रखना है कि ये रहता है। उसके बाद सेकंड चीज आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, कि पूछा जा सकता है कि इसके टाइप्स क्या क्या है। तो जनरली जो आप यूजी लेवल पे आपके लिए जानने के लिए जरूरी है, तो बोलना है सर इसमें एक तो रहता है सिंड्रोमिक रहता है, और एक रहता है आपका ये इडियोपैथिक और नॉन सिंड्रोमिक, जिसके अंदर सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब पता है सबको, एक सिंड्रोमिक रहता है, एक नॉन सिंड्रोमिक रहता है। तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? तो किस टाइप के होते हैं, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, एक तो सिंड्रोमिक रहता है, एक नॉन सिंड्रोमिक रहता है। तो मेनली ये दो टाइप होते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक से ज्यादा डिजीज अगर किसी एक के अंदर रहता है तो उस कंडीशन को हम सिंड्रोम कहते हैं। तो कौन कौन से सिंड्रोम है जिसमें एक चीज हो सकता है, वैसे तो एक लिस्ट है जिसके अंदर 50 नाम दिए हुए हैं, लेकिन ना तो आप वो याद कर सकते हैं, ना ही वो याद करने की कोई खास जरूरत है। दो चार नाम याद कर लोगे तब भी ठीक है, ओके। मैं उस सब में नाम में नहीं जाऊंगा क्योंकि सब किताबों में लिखा हुआ है, तो उसको आपको क्रैम करना है, तो मैं उसको क्या करवाऊँ यार, समझाने का काम है, क्रैम कराने का नहीं, ओके। तो होता क्या है, तो जैसे ये है हाइंड फुट, सबको पता है क्या होता है, देख लो यार, ये होता है मिड फुट, ये फोर फुट, और हाइंड फुट, फोर फुट, मिड फुट कहाँ गया यार, है वो गया, तो बीच वाले पोर्शन को मिड फुट रहते हैं, ठीक है। तो डिफॉर्मिटीज क्या क्या रहती हैं, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है कि सीटीबी में आपको क्या क्या डिफॉर्मिटी मिलेगी। तो एक छोटा सा एक ये है, शॉर्ट फॉर्म है, वो याद रखना है आपको, उसको कहते हैं CAVE, केव, याद रहेगा, क्या क्या, केव। तो केव में क्या कहता है, सी स्टैंड फॉर कैवस, एंड ए स्टैंड फॉर एडक्शन, बी स्टैंड फॉर, एंड ई स्टैंड फॉर इक्विनस। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा, तो अगर आप थ्योरी के टाइम पे पढ़ते हैं तब भी ये पूछा जाएगा, प्लस आपको अगर प्रैक्टिकल टाइम पे कोई बच्चा दिया जाता है तो पूछा जाएगा, अच्छा ये है सीटीबी होता है, तो व्हाट आर द डिफॉर्मिटीज इन सीटीबी। तो इफ यू रिमेंबर CAVE, तो आपको पता चल जाएगा कि डिफॉर्मिटीज इस फुट में क्या क्या रहती है, ठीक है, अंडरस्टूड। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक यार, कोई चीज समझ में नहीं आया है, कभी भी उठ के हाथ खड़ा कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो ये होता है फोर फुट, मिड फुट, हाइंड फुट। तो हाइंड फुट में क्या 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 कंसिस्ट करता है, बताऊं क्या, फर्स्ट ईयर आ जाएगा यार, फिर से फाइनल ईयर से, टेलर्स एंड कैलकुलियम, अच्छा, और क्यूबॉइड क्यूनिफॉर्म फ्रंट ऑफ दैट, ओके ठीक है। देखो ये थ्योरी पार्ट है, ये फर्स्ट एनाटॉमी है, मैं उसमें डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पढ़ाने लगूंगा तो यार मैं और से छोड़ के एनाटॉमी मिलेगा, बट ये आपको किताब में आराम से मिल जाएगा, फोर फुट का पार्ट क्या होता है, हिंड फुट का क्या होता है, मिड फुट का क्या होता है। हाँ, लेकिन हमारी इस क्लास से अगर कुछ रिलेटेड है तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि कोई पूछ सकता है, अच्छा केव होता है तो केवस कहाँ होता है, द नेक्स्ट इज केव है तो सी स्टैंड फॉर योर केवस, व्हाट इज केवस, एनीवन, केवस क्या है यार, केवस क्या है, यस गुड। तो जो आपकी आर्च रहती है, नॉर्मल आपका फुट रहता है, थोड़ा सा उसमें आर्च रहता है, तो उसके अंदर अलग अलग आपको एक फर्स्ट ईयर नोट में क्वेश्चन आता था, मिड फुट आर्च के आपका क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, याद है, ऐसा क्वेश्चन आता था ना, रट्टा मारा होगा, हाँ यार, तो ठीक है, वो सब रहता है। तो मेनली आपको फाइनल के हिसाब से ये याद रखना है कि केवस जो केवस है, केवस इज योर आर्च, इफ यू पुट इट लाइक दिस, this is your normal foot, this is your flat foot, this is your cavus foot, can you see, this is your foot, this is your flat foot, this is your cavus foot.
तो इंक्रीज द आर्च, हाँ केवस। तो दिस इज योर फुट के अंदर जो मिड फुट के अंदर डिफॉर्मिटी मिलती है, दैट इज योर केवस। केवस इज योर इंक्रीज इन द आर्च ऑफ द फुट, सो दिस इज केवस। तो देन इज एडक्शन। एडक्शन कहाँ होता है? 4 फुट में। ओके, तो एडक्शन आपका 4 फुट में मिलता है। तो एडक्शन पता है क्या होता है? एडक्शन, एडक्शन कुछ याद आ रहा है? हाँ, जैसे आपका वेरस वेल्गस मैंने बताया वैसे ही एडक्शन एबडक्शन होगा। तो जनरली वेरस और वेल्गस जो है वो आपका जो चीज रहती है दैट इज नॉन मोबाइल। मतलब अगर कोई चीज कहता है इफ वी आर सेइंग कि दिस इज इन वेरस मींस दैट थिंग इज फिक्स्ड अंदर की तरफ, एंड इफ समवन से वेल्गस दैट इज द थिंग व्हिच इज फिक्स्ड आउटवर्ड। ओके, बट जब हम एडक्शन करते हैं तो दिस इज वेरस, नो दिस इज एडक्शन। व्हाई? एनीवन? एडक्शन है, वेरस क्यों नहीं है? दिस इज, हम इसको वेरस कह सकते हैं ना, एडक्शन क्यों कह रहे हो? कोई तो कारण होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिसको एडक्शन कह रहे हैं। एनीवन? हाँ मैडम आप बताइए, व्हाई दिस इज एडक्शन नॉट वेरस? हैंड और फुट। ओके, सो दिस इज एडक्शन और व्हाट? वेरस। हाँ तो मिड लाइन आता तो उसको हम वेरस भी कह सकते हो, एडक्शन क्यों कह रहा हूँ? अच्छा आप बताइए मैडम, नाम बताइए पहले अपना। हाँ ठीक है बताइए, व्हाई नॉट वेरस? है नी जॉइंट हिप जॉइंट। पाँव में बात कर रहा हूँ, हाथ में कौन सा नी जॉइंट है यहाँ पे यार? दिख नहीं रहा है, पता ना। लोअर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी नहीं होगा ना? हाँ आप बोलो। एबडक्शन माने फिक्स पोजीशन। कुछ ठीक तरफ जा रहे हो, पर उसको कहते हैं ना बेसिक थोड़ा सा गलत कर दिया। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया था, वेरस एंड वेल्गस इट इज अ डिफॉर्मिटी और इट इज अ फिक्स्ड थिंग। एडक्शन, दिस इज एडक्शन, दिस इज एबडक्शन, आई एम डूइंग both the things, so this is the movement. So adduction and abduction are your movement, and varus and valgus are the fixed deformities. Got it? आज के बाद कोई को पूछेगा ये वेरस है तो तुम बोलो नहीं एडक्शन है, क्लियर कर दोगे ना उसको? ये तो नहीं वहां पे हाथ में हिप जॉइंट नहीं है इसलिए वेरस है। So don't be like that. Okay, so I think I'm clear. Adduction क्या होता है, abduction क्या होता है, varus क्या होता है, valgus क्या होता है? So the thing is that, so yes, first is the cavus, then there is the adduction, then there is the varus deformity. तो varus कहाँ होता है? Hind foot. Okay, ठीक है। तो varus hind foot में होता है, और varus क्या होता है सर में आ गया? क्योंकि 4 फुट जब आप करते हो तो वो मोबाइल है, that is not deformity, but हाइंड फुट आपका फिक्स रहता है उसमें, तो उसको मूवमेंट वैसा नहीं रहता, दैट इज वेरस डिफॉर्मिटी। देन कम्स योर इक्विनस। इक्विनस कहाँ रहता है सबको पता होगा यार, कहाँ पे रहेगा? एंकल। गुड, तो आपका इक्विनस जो रहता है वो एंकल में रहता है। सो दिस इज द फोर फोर कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द फोर ऑफ द डिस्टल टू द मेटाटार्सल जॉइंट, कंसिस्ट ऑफ द डिफॉर्मिटीज इन द क्लब फुट। हाइंड फुट में इक्विनस रहता है, एडक्शन रहता है, इन्वर्शन रहता है, दिस इज वेरस। ऐसे पढ़ाऊं क्या? जल्दी हो जाएगा, मेरा भी हेडेक नहीं है कुछ, आपको भी कुछ नहीं होगा, मैं भी चला जाऊंगा यार, बट आई थिंक दैट विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू। ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता, ऐसे वैसे नहीं पढ़ाना। अगर इफ यू से रेज योर हैंड, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। हाँ, डिफॉर्मिटीज इन द क्लेफ्ट फुट, हाइंड फुट, इक्विनस, एडक्शन, इन्वर्सन, दैट इज द वेरस। पढ़ाऊं क्या? नहीं तो फिर आपको यार वैसे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, नहीं तो मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं है यार, मेरा फिक्स है सब, और मेरा सब सेट भी है। आपका किसी का सेट नहीं है, मेरा सेट है। समझ में आया? तो इट्स बेटर कि समझने की कोशिश करो कि डिफॉर्मिटीज क्या है, डिजीज क्या है। तो अगर अपनी बात करें डिफॉर्मिटीज जो हाइंड फुट में रहती है, इक्विनस जो है वो आपका इसमें रहता है, क्या कहते हैं इसमें, एंकल के अंदर रहता है। तो वेरस जो रहता है वो आपका जो एडक्शन एंड इन्वर्जन है, दैट फॉर्म द वेरस। सो दिस इज द 3D मॉडल, इन्वर्जन इन्वर्जन। हाँ श्योर। पोजीशन में बेटा होता क्या है, जब आपका जो फुट है ना, तो आप लंबे हो किसके कंपेरिजन में? जो आपसे छोटा है उससे। आप छोटे हो किसके कंपेरिजन में?
किसी भी। तो हम किसी भी चीज को अगर देखते हैं तो हम कुछ एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ओके, तो फुट के अंदर जब हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो हम 3 लाइनें क्रॉस करते हैं, या बॉडी के किसी भी पार्ट को जब हम लेते हैं तो 3 लाइन क्रॉस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट इस 3 डायमेंशनल में थोड़ा सा सोचना। ओके, जैसे मान लीजिए ये फुट है आपका। ओके, तो एक लाइन इस ये एक्सिस आपका जो स्ट्रेट जा रहा है, इस स्ट्रेट एक्सिस के अगर इधर जाएगा तो एडक्शन, इधर जाएगा तो एबडक्शन। गेट गॉट इट? एक ये लाइन आप जो एक ये प्लेन है आपका, ठीक है, इस प्लेन के अंदर कोई नीचे जा सकता है और एक ऊपर जा सकता है। गॉट इट? एक ये लाइन है, इसके यूं जा सकता है और एक यूं जा सकता है। तो आपके 3 एक्सिस हुए। तो ये कोई भी जो चीज है वो तीनों एक्सिस के रिलेशन में अपने को सब कुछ बोला जाता है। अच्छा, तो जब ये बैठो गुड रिलैक्स, गुड तुमने क्वेश्चन पूछा। तो कोई भी जो डिफॉर्मिटी है या कोई भी चीज है अपने एक्सिस, मतलब आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, वो तेज है। अरे किससे तेज है? आप 40 की स्पीड पे बाइक चला रहे हो, वो तेज हो सकती है किससे? साइकिल से। बट आप एक गाड़ी से जा रहे हो तो वो तो स्लो है ना। तो आपको एक हमेशा रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और हमारी बॉडी जब भी है तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। गॉट इट? तो इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं या जब हम पढ़ते हैं तो हमें रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन दिए गए, जैसे सजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, देन ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो ये 3 प्लेन होते हैं बॉडी के। सबको पता है आई थिंक कोरोनल प्लेन क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है, सजाइटल क्या होता है? आई थिंक पता है। नहीं भी पता कोई बात नहीं, बोल दो हाँ पता है, मैं नहीं पूछने वाला। और मुझे पता है 90% को नहीं पता। क्या सही का गलत का? ओके छोड़ो। तो जो भी आपका रहता है इन 3 प्लेन के रेफरेंस के अंदर अपने सब कुछ जाते हैं। मैं उतना डीपली नहीं बताना चाहता क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो इन्वर्जन, जो मूवमेंट बन रही है, किन किन फुट इन्वर्जन। तो ये 3 मूवमेंट के साथ इन्वर्जन होता है, 3 मूवमेंट के साथ फुट इवर्जन होता है। अब मैं इन्वर्जन पे जाऊं तो डेट विल बी वही बात हो जाएगी, क्या पढ़ा गया, क्या बोल गया यार, ठीक है छोड़ना। तो आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि बेसिकली आपको क्या क्या देखने को मिलेगा सीटीवी में और आपको क्या क्या देखना होता है। ओके, तो ये 3D मॉडल्स हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज इवर्जन, इन्वर्जन, गॉट इट? 3 मूवमेंट होते हैं इन्वर्जन करने के लिए, लेकिन वो इतने कंफ्यूजिंग है आपको भी याद नहीं, अभी मतलब यूजी लेवल पे याद नहीं कर पाओगे, करोगे तो बाकी सब गोल हो जाएगा। तो इस बेटर अभी आपके लिए ये छोड़ देते हैं अपने, ठीक है। तो ये रहता है। तो हिप जॉइंट इक्विनेस एट द एंगल वेरस एट द सबटैलर जॉइंट। सबटैलर जॉइंट किसी को पता क्या होता है? एनीवन? सबटैलर जॉइंट क्या होता है? गुड, टैलोकैल्केनियल जॉइंट को हम सबटैलर जॉइंट कहते हैं। गुड। तो वेरस जो रहता है वो आपका सबटैलर जॉइंट पे रहता है, इक्विनस आपका एंकल जॉइंट पे रह गया, फोरफुट पे आपका एडक्शन रहा और मिडफुट पे आपका कैवस रहा। क्लियर? कैवस क्या होता है? इन्वर्जन। आई थिंक क्लियर हो रहा है जो केव मैं बता रहा था। दिस इज केव की जो डिफॉर्मिटीज रहती है। तो 4 फुट क्या आएगा 4 फुट में? इक्विनस, एडक्शन, एडमिटासस जॉइंट। छोड़ो, देखो ये रहता है यार फुट, ये बच्चे का फुट है जो आपको दिखेगा। कैन यू सी? और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, एक गोल्डन पॉइंट बताऊं, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी नहीं पता होता है। 90% दे डोंट डू इट, दे डोंट नो इट। मैं अभी यूजी लेवल पे बोल रहा हूँ, वो बोल दोगे ना या कर दोगे ना तो मतलब बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, ऐसा भी होता है क्या? तो अगर आपके पास एक बच्चा आता है जिसका फुट थोड़ा सा इधर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो आप देख के उसको कोई भी कहेगा यार ये तो क्लब फुट है। तो ऐसा एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जिसके अंदर अपने कह सकते हैं देखिए कि दिस इज नॉट क्लब फुट। तो वो टेस्ट क्या है? वो टेस्ट है इक्विनस करेक्शन। अगर बच्चे का फुट को आप इक्विनस करेक्ट कर सकते हो, मींस फुट ऊपर की तरफ जा सकता है एट द एंकल जॉइंट, तो वो कभी क्लब फुट नहीं हो सकता। गॉट इट? इक्विनस, अगर आप किसी फुट का भी इक्विनस करेक्ट कर सकते हो मींस वो फुट सीटीवी नहीं है। गॉट इट? ठीक है। तो अब है ये हिंज फुट, इक्विनस, ये सब ओटी के बाद की फोटोज है, ये सब छोड़ो। तो दिस इज द फुट, इस से रहेगा। देखो कितना अच्छा बना के दिया है किसी ने।
ऐसे रहेगा तो मिड लाइन, ये रहेगा तो ये लाइन। समझ में आ रही है कोई लाइनें? अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो, नहीं आ रही तो बोलो नहीं आ रही यार, बात खत्म। नहीं आएगी। मैं जब फाइनल में बैठा था मेरे को तो नहीं आती थी भाई, आपको आ रही है तो यू आर अ जीनियस। मेरे को नहीं आती थी, सही बात है, ठीक है। और इवन दो अभी जो ऑर्थोपेडिक्स की पीजी कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर शांति निकेतन के फाइनल ईयर के बच्चों को समझ में आ रही है, सो दे आर जीनियस, यू नो। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अराउंड 150 जीनियस, शायद आई एम लकी यार। तो दिस टाइप से रहता है, ओके। तो दिस इटियोलॉजी जो मैंने आपको जैसे बताया, इडियोपैथिक, इंट्रिंसिक। इडियोपैथिक मतलब कुछ नहीं है, इंट्रिंसिक के लिए इंटरनल प्लाज्मा थ्योरी, इंटरफ्रेंड, ये वो बहुत सारे आपको सिंड्रोम भी पता चल जाएंगे। तो व्हेन यू गो थ्रू द थ्योरी तो आपको उसमें से नाम बता देगा वो, बहुत सारे सिंड्रोम में रहता है, सब रहता है। बस बेसिकली ध्यान रखना है। एक और जो चीज नहीं पूछी, जो मतलब प्रैक्टिकल लेवल की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे टीचर पूछ सकता है, तो व्हाट इज द कॉमन डिफॉर्मिटी विच इज फाउंड अलोंग विद योर सीटीबी? तो दैट इज डीडीएच। कभी डीडीएच सुना है किसी ने? कोई डीडीएच, डीडीएलजे नहीं, डीडीएच। तो सब डीडीएलजे वाले होंगे ना? नहीं, उतने भी नहीं, थोड़े यंग ही हैं यार, चलो जो भी है। तो डीडीएच क्या होता है? डीडीएच इज योर डेवलपमेंट डिस्प्लेशिया ऑफ हिप। तो सीटीबी के साथ सबसे कॉमन जो एक और डिफॉर्मिटी मिलती है, सबसे कॉमन जो थिंग मिलती है, दैट इज योर डीडीएच। ये याद रखिएगा। अगर किसी ने आपसे थ्योरी या इसमें प्रैक्टिकल में पूछा, अगर आपने ये लाइन बोल दी तो आपको ऑनर्स दे देगा। समझ में आया? तो रिमेंबर दिस। तो ये रहता है। तो जर्म सेल थ्योरी, इटियोलॉजी, ओके। और सेकेंडरी क्या क्या कारण हो सकते हैं? सेकेंडरी सीटीबी कब कब डेवलप हो सकता है? तो सेकेंडरी सीटीबी डेवलप होता है जब आपका कोई न्यूरोजेनिक फुट रहता है। न्यूरोजेनिक फुट जैसे रहता है आपका माइलोमेनियोसिल है, या आपका कोई और डिजीज है न्यूरोलॉजिकल, उसके कारण आपका ये चीज डेवलप हो सकती है और लेटर लाइफ में भी हो सकती है। सम टाइम इन द केस ऑफ बर्न हमें सेकेंडरी सीटीबी मिलता है, इन केस ऑफ बर्न, ओके। तो ये प्राइमरी कोर्स, सेकेंडरी कोर्स, ये सब देखना पड़ेगा। तो ये फैमिलियल है, जेनेटिक्स है, और लेना है। तो पैथो एनाटॉमी, टेलस इज डायरेक्टली मीडियल बोर्ड, ये बहुत ऊपर की चीज है आप सबके लिए, क्योंकि टेलस का शेप किसी को पता है कैसा होता है? हैव यू एवर सीन टेलस? अच्छा, टेलस किस किसने देखी है? हाथ तो उठा दो यार। देखा है नहीं देखा? इतने सारे जीनियस और टेलस नहीं देखा यार। तो टेलस एक बोन होता है जो अपने पाँव में होता है, ह्यूमन में भी होता है। आप में है तो आई थिंक होगा, जीनियस में रहता है शायद। तो टेलस रहता है बोन, और सारा जो खेल है सीटीबी का, इसीलिए इसको टेलिपस इक्विनोवेरस कहा गया। मेन जो आपका सारा खेल है वो टेलिपस के अराउंड, मतलब आपकी टेलस बोन के अराउंड ही सारा खेल हो रहा है। एंकल उसके थोड़ा ऊपर आ गया, फुट उसके थोड़ा नीचे आ गया, मिड फुट उससे थोड़ा सा और फोर फुट, समझ आ रहा है? तो जो कुछ भी हो रहा है सब आपका टेलस के अराउंड हो रहा है। तो डिफॉर्मिटी और जो मेन आपका डिफॉर्म बोन है, दैट इज योर टेलस, जो सेकेंडरी आपको सब कुछ करती है। और मेन कारण क्या है? उसका कारण है जो आपको कभी किसी किताबों में नहीं मिलेगा, दैट इज योर मीडियल जो सॉफ्ट टिश्यू टाइटनिंग। The only thing responsible for your CTB is the medial tightening of the medial structure, वो किसी भी कारण से हो सकती है, that will cause the foot to go into the club foot, got it? और किसी भी अगर CTB का जब अपने ट्रीटमेंट भी देखेंगे तो मेन अपना फोकस रहेगा अपने को मीडियल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्ट्रेच करना है, got it? तो ठीक है। तो congenital club foot, there are different types of club foot, idiopathic, neurogenic, then there's spina bifida, myelomeningocele जो मैंने बोला, multiple congenital, MCC, that is, सुना है क्या ये सब टर्म कभी? स्पाइना बाइफिडा सुना है? गुड, एक टर्म। और कोई टर्म सुनी है? माइलोमेनियोसिल सुना है? गुड। एनाटॉमी में शायद पढ़ा होगा। तो एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में आता है, जब आपका स्पाइन बनना होता है तो उसका पूरा ठीक से नहीं बन पाए तो एक मेम्ब्रेन जैसा लगता है, उसमें होता है टफ ऑफ हेयर मिलता है, समथिंग लाइक दैट, कभी पढ़ा था? तो जो न्यूरोजेनिक फुट होता है, न्यूरोजेनिक फुट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वहाँ पे सेंसेशन कम रहता है। तो सेंसेशन कम रहेगा तो आपको अपना कोई भी बॉडी का कोई भी रिस्पॉन्स है, कोई भी चीज है, उसको बचाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसको सेंसेशन मिलना।
जब आपको कोई थप्पड़ मार रहा है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कोई मेरे को थप्पड़ मार रहा है, आप रिएक्ट करोगे? नहीं करोगे। गुड। जब तक टीचर आके आपको गाली नहीं देता है, मैं किताब नहीं खोलते ना, जब तक फेल नहीं होगा एग्जाम में तब तक नहीं आएगा ना कि फेल का डर नहीं रहेगा। पढ़ना है, किसको अच्छा लगता है पढ़ना है? सुबह सुबह 10 बजे उठ के 8 बजे उठ के आके बैठे हो, एक खराब सी शक्ल देख रहे हो, वो भी लेक्चर दे रहा है, कुछ बोल रहा है, बेइज्जती कर रहा है, कुछ बोल रहा है, किसी को अच्छा नहीं लगता। बट क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक डर है या फिर एक सेंस है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोजेनिक डिजीज के अंदर क्या होता है, वो सेंस नहीं रहता है, और जब कोई सेंस नहीं रहे उसको हम नॉन सेंस कहते हैं। तो उसके अंदर चीजें मतलब खराब होती है। उसी तरीके से अगर आपकी फुट की भी जब सेंस नहीं रहेगा तो वो फुट विल बिकम अ नॉनसेंस टाइप, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा उसको चोट लग रही है नहीं लग रही, किधर लग रही है क्या लग रही है, तो ऐसे ही उसमें घाव हो जाते हैं। Can you see? तो इन सब कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जहाँ पे सेंसेशन ना हो। क्यों? आपका वुंड हील नहीं होता है। गॉट इट? तो वुंड हील डिलेड होता है, नहीं होता है, सब कुछ ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उस कंडीशन आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है सीटीबी कंडीशन के अंदर। ओके, तो वो एक इडियोपैथिक नहीं, वो एक सिम्टोमेटिक सिंड्रोमिक या फिर सिंड्रोमिक में कभी कभी होते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन जो रहते हैं जिसको हम एटिपिकल सीटीबी भी कह देते हैं। एक टिपिकल सीटीबी होता है जो इडियोपैथिक हो गया, एक होता है एटिपिकल सीटीबी। एटिपिकल सीटीबी के अंदर आपका न्यूरोजेनिक आ गया या फिर डीडीएच के साथ भी है, तब इसको एटिपिकल कहते हैं। ओके, तो दिस आर द फूड, सो दिस आर द डिफॉर्मिटी, न्यूरोजेनिक, सीएमसीसी, सिंड्रोमिक। तो इसमें देख रहे हैं आप, कभी ऐसा बच्चा देखा है? कभी टर्म सुनी है कॉन्जेनाइटल्स, मल्टीपल्स, कॉन्ट्रैक्चर टाइप से कुछ? नहीं तो छोड़ दो यार, नहीं सुनो। अच्छा ठीक है, तो these are the thing एक्सोट्रोफिक सिंड्रोम, डिस्प्लेसिया, टिबिया हेमीमिलिया, डिस्ट्रोफिक डिस्प्लेसिया। टिबिया हेमीमिलिया कोई बता सकता है क्या होता है? एनिमल टिबिया हेमीमिलिया। हाँ हेलो, আরে কি পেশেন্ট এসেছে রে, অ্যাডমিট হয়েছে বলছে। আরে কি আছে, ও তো ও বললো এখানে এসে বসে আছে, কি রিমুভ আছে আমার কাছে? ও ওদিকে দিয়ে দে, কি বলে লাইফ প্যানে দিয়ে দে, সন্ধ্যাবেলা রেখে দে, না খাই রেখে ইস্যু করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? हाँ सॉरी यार, तो कोई बता सकता है टीबिया हेमीमिलिया क्या होता है? टीबिया में कुछ होता होगा, इतना तो पक्का है यार। हाँ ठीक है, हाँ क्या? अरे कोशिश करो, कोई बात नहीं, मुंह पे हाथ रख के बोल, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को सुनाई दे बस इतना बोल देना यार। हाफ मतलब टीबिया आपकी पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, और अगर आपका टीबिया इनकम्प्लीट है तो टीबिया मिडिल साइड रहती है, लेटर साइड रहती है? मिडिल साइड रहती है। लेटर साइड में आपका फिबुला रहता है, मिडिल साइड का सपोर्ट नहीं है तो कोई भी चीज मिडिल साइड में घूम जाएगी यार। गॉट इट? तो उससे भी आपका सीटीबी हो सकता है। तो उसके बाद आता है आपका पोस्चरल। पोस्चरल क्या होता है? तो एक पोस्चर है, तो पोस्चर पे रह सकता है। पोस्चर मीन्स क्या है, उसने कुछ वैसे डेवलप कर लिया, वैसे चलता है या कुछ वैसा है, तो दैट इज योर पोस्चर। तो उसको अपने कभी कभी फिजियोलॉजिकल सीटीबी कहते हैं। कभी कभी बच्चा जब होता है, जन्म लेता है, तो उसकी माँ आती है आपके पास, कहती है देखो बच्चे का माउंटेन है, ही इज वेरी टेंस एंड क्या हो गया बच्चे को, क्या हो गया? और उसको पीडियाट्रिशियन बोलता है हाँ हाँ इसका तो दिक्कत है, आपको एक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ऑर्थोपेडिक्स के पास आएगा। और एक जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन कभी कभी उसको देख के घबरा जाएगा, अरे यार ये क्या हो गया, मतलब ये तो है। डोंट डू दैट। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कभी कभी जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो उसको उतना स्पेस नहीं मिलता, तो पोजीशन के कारण वो फुट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन को आपको रूल आउट करना है कि ये फिजियोलॉजिकल है या सच में ये पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल टर्म तो समझते हो ना सब? जीनियस हो, इतना तो समझते हो यार। तो फिजियोलॉजिकल का मीन्स है कि वहां पे कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन वो उस चीज के कारण थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो जब फिजियोलॉजिकल आता है तो आपको कैसे उसको पता चलेगा कि ये सही में सीटीबी है या नहीं है? तो उसका एक ही तरीका है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला। वो क्या था बताइए? मैंने अभी बोला, अरे खुल के बोला यार, अब तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 5 मिनट पहले बोला है, गलती होगी तो मेरी होगी, तुम्हारी थोड़ी होगी यार।
यस गुड, उसका इक्विनस करेक्ट हो जाता है, तो डेट इज फिजियोलॉजिकल। तो आपको देखना है बच्चे का पाँव उठा के हाँ इक्विनस करेक्ट हो रहा है, तो माँ को क्या बोलना है, टेंशन नहीं लेने का, पाँव में हल्का हल्का मूवमेंट करने का, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। गॉट इट? तो ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट आता है आपका रिजिड इंक्रीजिंग, जो अपना करते हैं अपने ठीक। अब कॉन्जेनाइटल को विभाग दिया, इडियोपैथिक, न्यूरोजेनिक, डिस्प्लेस्टिक, ये वो, बोलो क्या सब, कोई फायदा तो है नहीं यार बोलने का, क्रैम्प करना है, वैसे भी आपके लेवल पे ये सब नहीं आएगा, तो आई एम नॉट गोइंग दैट डीप। ओके, तो एक हाँ एक स्कोरिंग याद रखना है इसका, पिरानी स्कोरिंग, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। पिरानी स्कोरिंग होता है मिड फुट और हिंड फुट के ऊपर बेस होता है, 4 फुट इंक्लूड नहीं होता है उसमें। स्कोर मैक्सिमम इज योर 3, गॉट इट? मिड फुट, हाइट फुट और एंगल के ऊपर होता है, स्कोर 4 फुट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, और स्कोर 3 होता है, और तीनों पॉइंट के ऊपर ये दिया जाता है। मैक्सिमम 3 मतलब खराब, 0 मतलब अच्छा, गॉट इट? तो स्कोरिंग अगर आपको है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पिरानी जनरली आपके लेवल पे, यूजी लेवल पे पिरानी स्कोरिंग के बारे में नहीं पूछता है, सिर्फ ये पूछ सकता है आपको नाम पता है तो हाँ पिरानी स्कोर से होता है। उसमें कितने पॉइंट रहते हैं, ये पॉइंट रहते हैं, किस किस के बेस होते हैं, एंकल, हिंड फुट और मिड फुट। 4 फुट इन्वॉल्व उसमें नहीं होता है। और पिरानी स्कोरिंग करने से पहले एक प्री रिक्वेस्ट्रीज कहते हैं, तो ये भी वैसे पीजी के लेवल पूछा था, आपका नहीं है बट फिर भी बता देता हूँ आपके लिए इजी रहेगा। फुट को मैक्सिमम करेक्टेड पोजीशन में करने के बाद जो डिफॉर्मिटीज बचती हैं, उन डिफॉर्मिटीज के बेस पे उसकी स्कोरिंग होती है, जिसको कि पिरानी स्कोरिंग कहा जाता है। मैक्सिमम इज 3 इज बैड, वर्स्ट, 0 इज गुड, दैट इज मिनिमम। तो 0, हाफ, 1 इस टाइप से बढ़ जाता है, या 2, 3, ओके। तो ये पिरानी स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन लगेगा, एक्सरे, अच्छा, और कभी एक दिन के बच्चे का एक्सरे देखा है 10 दिन के बच्चे का, 15 दिन के बच्चे का, इतने दिन में बच्चा हमारे पास आ जाता है, तो उसमें एक्सरे कराने का कोई यूज नहीं है। हाँ, आपको क्लिनिकली बच्चे को देखना है। क्लिनिकली बच्चे को क्या क्या देखना है, सबसे पहले जब भी आएगा सीटीवी के साथ सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी क्या मिलती है, डीडीएच, गुड। तो सबसे पहले आपको डीडीएच करना है। डीडीएच देखने के लिए आपको टेस्ट करना है, जिसको बार्लोट टेस्ट कहते हैं, आप वो कर सकते हैं। और सेकंड चीज आपको देखना है, बच्चे को रिवर्स करना है। रिवर्स देख के उसका स्पाइन के ऊपर पूरा हाथ देना है, देखना है कि वहां पे कोई टफ ऑफ हेयर तो नहीं है, या कोई स्पाइन के अंदर डिफॉर्मिटी या डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो न्यूरोजेनिक फुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे पहले इनिशियली बच्चे के अंदर देखनी है, गॉट इट। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इन्वेस्टिगेट, मतलब उसमें नहीं लगता है, बस वही देखना है। जनरली कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं लगता है, वी डोंट डू एनी इन्वेस्टिगेशन फॉर सीटीबी, गॉट इट। इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ साथ हमको उसमें देखना है कि ऊपर नीचे क्या क्या है। अगर आप एक्सरे करेंगे, एक दिन के बच्चे के एक्सरे के बोन्स आर, मैक्सिमम बोन्स आर नॉन ऑसिफाइड, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। 3 बोन होती हैं इसमें जो ऑसिफाई होती है, मैं उतना डीप जाऊंगा फिर आपके लिए, तो उतना डीप जाने का जरूरत नहीं है, ओके। तो जनरली इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं करते हैं, तो हिसाब से रहता है। तो नॉर्मल रेंज ऑफ एंगल्स, ये कहाँ याद कर लोगे यार, मुझे याद नहीं है, ठीक है। इंक्लूड टेलोकेल्किनो एंगल, ये सब। अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या है यार, सब बकवास है। हम डॉक्टर हैं, हमको ट्रीट करने का है, ट्रीट करेंगे तब पैसा आएगा तब नाम होगा, गुड। बाकी सब बकवास, क्या है क्या नहीं है छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को, किसी भी डिजीज को अगर आपको ठीक करना है तो पहले आपको उसकी रूट कोज पता होना चाहिए। रूट कोज मतलब प्रॉब्लम है क्या और कहाँ है। अगर आपको ये चीज पता है तो यू डोंट नीड अ बुक, यू डोंट नीड कि किताब में जो लिखा है वही पढ़ के ट्रीटमेंट होगा, नहीं। अगर आपको पैथोनॉटमी पता है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, यू कैन ट्रीट इट। उसके बाद हर बच्चा, हर डिजीज अलग होती है। अगर आपको पैथोनॉटमी पढ़ा है तो कॉम्प्लिकेटेड केस, जो अलग केस आएगा, यू विल बी एबल टू ट्रीट इट, यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इसे हो क्या रहा है। तो आपको ऐसा नहीं है कि यार किताब में तो दिया था, मैं सीटी भी पढ़ा था, 5 प्लास्टर लगाते हैं, पहला प्लास्टर ऐसा लगाते हैं, दूसरा वैसा लगाते हैं, तीसरा ऐसा, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं। अरे नहीं रे, पुराना टाइम हो गया है, अब नहीं मानते हैं।
हम जब चेना पढ़ते थे, आप सब जो थे, तो बूढ़े लोग हमको बोलते थे इतनी किताब पढ़नी है, इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है। नहीं बाबा, उतना नहीं पढ़ने का। क्यों? उतना आप कभी याद नहीं रख सकते। हमारे आप सब जीनियस हो अलग बात है, मैं एक नॉर्मल हूँ। तो एक ब्रेन का एक लिमिट रहता है, तो उस लिमिट के अंदर आप आज पूरा हैरिसन पढ़ जाओगे, क्या हैरिसन पूरा याद रख पाओगे? तो आपको इतना पढ़ना है कि आप किसी भी डिजीज को समझ पाओ। एक बार जब आपने उसको समझ आया, एंड हर किसी चीज के साथ एक स्ट्रिंग्स बनाओ। स्ट्रिंग्स मतलब एक चीज को दूसरे के साथ जोड़ना। जब आप ये चीज करना सीख जाते हो तो चीजें आपको क्रैम करने की, पूरा हैरिसन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप उसका पैथो नोट में पढ़ोगे तो उससे पढ़ोगे, उससे आपका एक आइडिया आ जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये मेडिसिन दिया तो ये काम नहीं कर रहा, या ये मेडिसिन दिया उसके अंदर ऐसा आया तो इसका ये साइड इफेक्ट आया, तो ये साइड इफेक्ट क्यों आया, तो उसको स्पेसिफिकली सिर्फ उस साइड इफेक्ट को अगर दूर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, या उसके लिए मैं और क्या दे सकती हूँ अल्टरनेटिव। सो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि तो आपको सिर्फ ये नहीं है, डिजीज कोई भी है उसको समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि उसको रटना है, उसका ये नहीं, समझने की कोशिश क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो यू कैन ट्रीट ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी आपके लिए चैलेंजिंग केस नहीं होगा, और नहीं तो आपके लिए हर कोई चैलेंजिंग होगा। जैसे आज कोई मेरे पास आता है तो पेशेंट पार्टी सर्जन के पास आके सबसे पहले पता है क्या पूछता है? सर एटा की बड़ोटी। तो इस चीज का कोई जवाब है? इस चीज का जवाब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया। हम हर चीज को कंपेयर करते हैं, जैसे तू छोटा है या तू लंबा है, तू बड़ा है, कैसे? यू नीड अ रेफरेंस पॉइंट। ओके, उसी तरीके से कोई भी सर्जरी को आप छोटा नहीं कह सकते, कोई भी सर्जरी को आप बड़ा नहीं कह सकते। मेरे लिए सीधी भी बहुत इजी है, आज मैं पढ़ा भी सकता हूँ, मैं जानता हूँ सब। आपके लिए हार्ड है ना? ऐसा तो नहीं है कि सीटी भी हार्ड है, नहीं, आपके लिए हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि आपके लिए एक नई चीज है, अभी आप उसको समझते नहीं हो। मेरे लिए इजी है, क्यों? मैं समझ गया उस चीज को। तो उसी तरीके से क्या है कि जब भी कोई ऐसी चीज आएगी तो पेशेंट भी आपसे हमेशा पूछेगा ये हार्ड है या नहीं है, या नहीं है, कुछ भी है तो उनको एक ही बात बोलना है कि एवरीथिंग इज हार्ड फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इज इजी फॉर एवरीवन। ये एक डायलॉग याद रखना, आप लिख लो किताब पे, शायद लाइफ में काम आएगा। एवरीथिंग इज हार्ड फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इज इजी फॉर एवरीवन। याद रखना है मेरी बात, कहीं से पढ़ी नहीं है मैंने, खुद से बनाई, ठीक है? नीचे क्रेडिट देना यार मेरे को। खैर जीनियस लोगों को देते नहीं है क्रेडिट, जहां तक मुझे याद आता है, पता है, ठीक है, जो भी है। तो आपको क्लब फुट को इस हिसाब से करना है। ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में है आपको डिफॉर्मिटीज ठीक करनी है। तो डिफॉर्मिटीज आपके पास क्या क्या है? केव, कैवस, एडक्शन, वेरस एंड इक्विनस। तो ये सिर्फ करेक्ट करना है। और केव क्यों कहा जाता है, ये इसको शॉर्ट टर्म दिया गया है, आपको बताता हूँ कि जनरली क्या होता है सीटीबी को करेक्ट करने के लिए, जो वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, गोल्डन टिप्स या गोल्डन जो एक ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वो है आपका सीरियल प्लास्टर। उसको पॉन्सेटी मेथड कहते हैं। पहले काइट मेथड आता था, फिर पॉन्सेटी मेथड। मेनली उसको पॉन्सेटी मेथड है जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है। उसमें क्या करते हैं, उसमें सीरियल कास्टिंग करते हैं। कितने कास्ट लगते हैं? अकॉर्डिंग टू बुक बोल रहा हूँ, 4 से 5 कास्ट लगते हैं। पहले कास्ट के अंदर आप क्या करेक्ट करते हो? सबसे पहला चीज आप करेक्ट करते हो दैट इज योर केवस। Second thing that you correct is your adduction. Third thing that you correct, that is your varus, and the last thing that is corrected, that is your equinus. तो आपसे अगर कोई पूछा जाए, इसलिए एक के वर्ड दिया गया ताकि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछता है कि क्या क्या चीजें करेक्ट, क्या क्या डिफॉर्मिटीज है, तो के से आपको याद आएगा डिफॉर्मिटीज क्या है। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कौन सी डिफॉर्मिटी करेक्ट करते हैं, तो ये सब करते हैं। तो सबसे पहले डिफॉर्मिटी कौन सी करेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले केवस करते हैं। तो प्लास्टर जब आप करते हैं तो प्लास्टर के अंदर जो पहली डिफॉर्मिटी करेक्ट करते हैं दैट इज योर केवस डिफॉर्मिटी। गॉट इट? सेकंड डिफॉर्मिटी क्या करेक्ट करते हैं? एडक्शन। थर्ड डिफॉर्मिटी वेरस, एंड लास्ट इज योर इक्विनस। अगर कोई बोले कि इक्विनस मैं पहले करेक्ट करने जाऊं, लास्ट नहीं करूं तो क्या होगा, तो उसको बोलना है बड़े हम्बली, सर पहली बार तो आप कर नहीं पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं बोल देना यार, एग्जामिनर फेल कर देगा ना। तो डोंट बी नॉनसेंस, सेंस में सेंस में बोलना है, सर दैट विल कॉज फ्लैट टॉप टेलस। गॉट इट? फ्लैट टॉप टेलस।
टेलेस को आप जब भी एक्सरे में देखिएगा, देखिए वो एक कर्व सा रहता है, जब आप वो फोर्सफुली कुछ करेक्ट करते हो तो वो फ्लैट टॉप हो जाएगा। गुड, तो आपको ये बोलना है। क्लियर? एम आई क्लियर? तो ये चीज है। तो सीरियल प्लास्टर से करेक्ट करते हैं। सीरियल प्लास्टर करेक्ट करने के बाद आपको उसके अंदर टीनोटोमी करना है। व्हाट इज टीनोटोमी? व्हाट इज टीनोटोमी? अच्छा, एंकल की व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इन आवर बॉडी? टेंडन ऑफ आवर बॉडी, सॉरी, एक्लीस टेंडन। सुना कभी नाम? कब सुना था? अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले, 2 1 नहीं 5 सेकंड पहले ना। किसी ने ट्रॉय मूवी देखी है? ट्रॉय, TROY, ट्रॉय। हैंड्स अप। अरे बैठो मैडम, प्लीज प्लीज। गुड, एक बंदा और। कोई? अरे हमारे टाइम की मूवी है, बुढ़ापे की टाइम की। किसी ने नहीं देखी क्या? ब्रैड पिट। ओके, कोई ब्रैड पिट को जानता है? कौन? अरे हाथ तो उठा दो, ब्रैड पिट को कौन जानता है? ऐसा है क्या जीनियस ब्रैड पिट को नहीं जानते? कोई जानता है क्या ब्रैड पिट को? अच्छा ठीक है, चलो कुछ जन जानते हैं। तो ब्रैड पिट था आपकी ट्रॉय मूवी के अंदर। तो ब्रैड पिट ने उसने जो रोल किया था, उसने, उसका नाम जानते हो उस कैरेक्टर का? एक्लिस। अरे इसीलिए तो एक्लिस टेंडन कहते हैं यार, एक्लिस टेंडन। तो एक ये ग्रीक में ये कहानी है एक्लिस टेंडन की। तो उसको एक ये था, नील नदी, उसको एक ये क्या कहते हैं उसको, आशीर्वाद क्या हो या फिर एक भगवान का दिया हुआ ये क्या कहते हैं उसको? अरे यार बताओ ना यार, मैं भूल रहा हूँ। वरदान, गुड गुड, वरदान था। तो उसकी माँ को देवी ने आके वरदान दिया था कि तुम अपने बच्चे को नील नदी में डुबो के बाहर निकालोगे तो वो पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसको कोई तीर नहीं भेद पाएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो उसकी माँ ने क्या किया, उसको उठाया, पानी में डाला और बाहर निकाला। लेकिन जब उसके पाँव पकड़ा हुआ था तो दैट एक्लिस टेंडन वाज एक्सपोज्ड, इट वाज आउट ऑफ वाटर। तो इसलिए कहते हैं एक्लिस को जब मारा था गया था तो उसका जो एरो लगा था वो उस टेंडन में जाके लगा था, दैट्स व्हाई वो हार गया था। गॉट इट? क्या कुछ ज्यादा फिल्मी हो गया क्या? अच्छा, ऐसी स्टोरी हमारे यहाँ पे भी है, एक महाभारत में भी है, पता है? किसी को दुर्योधन के बारे में पता है? तो क्या हुआ था दुर्योधन के साथ, क्या हुआ था? थाई में मारा था। तो वो स्टोरी पता है क्या थी? क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। तो इमोर्टल नहीं हो जाएगा, तो उसके अंदर था, वी आर गोइंग आफ्टर दैट, बट फिर भी 1 मिनट बता देता हूँ। तो उसमें क्या था, गांधारी ने, शी वाज सो प्योर, उसका था, तो पूरी जिंदगी उसने अपने प्योरिटी में बिताई, तो अपनी आंखों पे पट्टी थी। तो उसने सिर्फ एक बार अपने विरोध, उसने था कि मैं उसको देखूंगी तो उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह हो जाएगा जिसपे कोई भी चीज असर नहीं करेगी। तो गांधारी ने दुर्योधन को बोला था कि तुम मेरे शिविर में आओगे शाम को, उस वक्त मैं एक बार ही तुमको देखूंगी और उसी वक्त पे तुम्हारा शरीर ऐसा हो जाएगा तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तो वो था। तो दुर्योधन तो बेइंग दुर्योधन, ठीक है, पूरा नग्न अवस्था में जा रहा है माँ के पास, बट देयर वाज कृष्ण, सबसे बड़े कपटी सबसे बड़े खेल रचिता। तो कृष्ण जी मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अरे दुर्योधन, तुम इस अवस्था में इतने बड़े हो गए, अपनी माँ के सामने नग्न जा रहे हो, कैसे जा सकते हो? तो अब दुर्योधन हो गया यार, हाँ यार बात तो ये भी सही है, पूरा नंगा हो के, इस मतलब ही वाज एडल्ट, तो कैसे जा सकता हूँ माँ के सामने? तो उसने एक कपड़ा बांधा, तो उसके बाद गया। तो जब उसने देखा माँ ने, तो वहां पे कपड़ा, तो थाई पे कपड़ा था, तो थाई पे कपड़ा होने के कारण उसकी नजर वहां नहीं पड़ी, तो उसके कारण वो चीज स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसीलिए भीम ने जब वार किया था उसकी थाई तोड़ दी थी। ओके, तो दिस वाज आउट ऑफ द रूल, जो गलत था जो भीम ने किया, क्योंकि उस युद्ध के अंदर आप ऊपर से नीचे की तो कोई प्रहार नहीं कर सकते, बट यही कहते हैं खेल रचिता कृष्ण का। ठीक है, सो हुआ क्या, एक्लिस टेंडन। तो एक्लिस जो टेंडन होता है उसकी हम कहते हैं टीनोटोमी। तो टीनोटोमी क्या होता है? टीनोटोमी होता है एक टेंडन को काट देना, जोड़ना नहीं, सिर्फ काट के छोड़ देना। तो इस केस में क्या करते हैं, टेंडन वेंडन करने के बाद, सारी डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के बाद, द लास्ट डिफॉर्मिटी दैट इज योर इक्विनस डिफॉर्मिटी। इक्विनस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए हम टीनोटोमी करते हैं। टीनोटोमी किसकी करते हैं? एक्लिस टेंडन की करते हैं, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इन द बॉडी। तो अब सवाल आ रहा होगा कि यार टीनोटोमी कर दिया, तब तो टेंडन काट दिया,
अब क्या टेंडन दोबारा कभी नहीं आएगा? ये बात दिमाग में आती है, सवाल आता है नहीं आता है? हाँ या ना? या जीनियस लोगों को सब कुछ पता है इसलिए नहीं आता ना? तो होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ कुछ चीजें लाइफ में, सेरेंडिपिटी का नाम पता है क्या होता है? सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी टर्म आती है हमारे साइंटिफिक, कोई पता है किसी को क्या होता है सेरेंडिपिटी? अच्छा चलो, मॉडर्न मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन हुआ था किसका हुआ था? एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, फ्लेमिंग चला गया, भूल गया, आके देखा कि यार यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। दैट इज नॉट एन इन्वेंशन, दैट इज द सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब आप कुछ करने जा रहे हो, कुछ हो गया, आप कुछ और करने जा रहे हो, कुछ और निकल के आ गया, अरे यार ये क्या हो गया। बस आप जिंदगी में कुछ और करने जा रहे थे, मतलब आप तो जा रहे थे रास्ते में जा रहे हो, 10,000 की गड्डी मिल गई, अरे वाह ये हुआ सेरेंडिपिटी। तो गॉट इट। तो सेरेंडिपिटी मतलब आप कुछ और करने जा रहे थे, आपको कुछ और मिल गया जो कि बहुत अच्छा था, दैट इज नोन एज द सेरेंडिपिटी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया। अब इतने बड़े कैद कहां से बनाओगे, इतनी बड़ी जेल कैसे बनाओगे, कैसे उन सबको रखोगे? तो उनको क्या किया गया, उनको रखा गया। तो उस वक्त भी अपने ऐसे, आप जैसे जीनियस डॉक्टर होते थे, तो उनको बुलाया गया जीनियस डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आइए क्या करें कि ये लोग भाग ना सके, क्योंकि छोड़ भी नहीं सकते, अब इतने जेल भी नहीं है, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा सर एक टाइप से जेल बनाया, एक तो समुद्र था, बाकी तरफ पहाड़ियां थी, पहाड़ियों से आप जा सकते हो, भाग सकते हो। तो उन्होंने कहा लेकिन पहाड़ी चढ़ने के लिए द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इज योर एक्लिस, जब तक आपका ये मूवमेंट नहीं आता तो आप कुछ चीज चढ़ नहीं सकते हैं। ठीक, अगर मुझे इसके ऊपर भी चढ़ना है तो दिस इज ओके। तो कैन यू सी आई एम यूजिंग माई एक्लिस टेंडन। अगर ये टेंडन नहीं हो तो मेरे को किसी भी चीज पे क्लाइंब नहीं कर सकता मैं, माउंटेन क्लाइंबिंग तो भूल जाइए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सबका एक्लिस टेंडन काट दो, तो कोई नहीं भाग पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। आप जैसे जीनियस डॉक्टर थे, ठीक, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हाँ या ना? नो। अरे ये क्या बात बता दी यार, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुआ? एनीवन? जहां चाह है वहां रहा है ना। तो नॉट बीइंग स्पिरिचुअल, बट क्या होता है कि उस समय जब देखा गया, उन्होंने देखा फिर भी लोग पहाड़ पे चढ़ के भाग रहे थे। तो बाद में जब उन्होंने देखा, उन्होंने बोला एक्लिस टेंडन के अंदर अगर आप काट भी देते हो तो इतनी रीजनरेशन है, वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तो इसी के बेस पे हमने आपको ये जो कहानी मैंने बताई इसलिए क्योंकि हम बच्चों के अंदर भी वही कंसेप्ट यूज करते हैं, हम टीनोटॉमी करते हैं, टीनोटॉमी करके हमें प्लास्टर मोस्ट करेक्टेड पोजीशन के अंदर उसका इक्विनेस वगैरह सब डिफॉर्मिटी करेक्ट करके वो प्लास्टर लगा देते हैं, जो 1 महीने बाद खोलते हैं, और जब 1 महीने बाद खोलते हैं तो टाड़ा, बच्चे का पाँव पूरा सही हो जाता है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ योर सिटी। एनी डाउट? कोई किसी डिफॉर्मिटी को समझने में, कोई इलाज को समझने में, या क्या किया, कैसे हुआ, कुछ भी, कोई भी डाउट? एनीवन, एनी स्टूपिड नॉनसेंस, एनी क्वेश्चन? बिकॉज ओके, तो क्या होता है कि मैं इधर बैठ के बताना पड़ेगा आपको, तो कैन एवरीवन सी माय फुट? तो जब सीटीबी का फुट फिजियोलॉजिकल रहता है तो यूं रहता है, ओके, जो नॉर्मल रहता है तब भी कुछ कुछ ऐसे रहता है। कैन यू सी द फुट? जब हम इसको करेक्ट करते हैं तो हम इसको यहां से पुश करके यूं ऊपर की तरफ करेक्ट करते हैं। इफ दिस मूवमेंट, दिस इक्विनेस इज करेक्टेड, the foot is going in the dorsiflexion. If we can dorsiflex the foot like this, means there is no CTV. Got it? तो वो फिजियोलॉजिकल हो सकता है। एनी अदर क्वेश्चन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि डिफॉर्म टेंडन भी ग्रो हो सकता है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है मैडम, उसमें क्या करते हैं हम
टेंडन काट के मैंने कहा कि एक हम प्लास्टर लगा देते हैं, प्लास्टर मोस्ट करेक्टेड पोजीशन में लगाते हैं और उसके अंदर हम फुट को डोर्सिफ्लेक्स करके रखते हैं, तो जो टेंडन रीजनरेट होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। बट सीटीवी फुट के अंदर टेंडेंसी रहती है रिलैप्स करने की, दोबारा से अपनी जगह पे वैसे ही डिफॉर्म होने की, इसलिए हम एक देते हैं ब्रेस देते हैं जिसको कि डीबी ब्रेस कहते हैं, डाउन ब्राउन्स जूता कहते हैं, शूज कहते हैं इसको, उसका सस्ता वर्जन है स्टीनबिक ब्रेस, ठीक है। तो वो देते हैं जिसके अंदर फुट को हम एक रोड से कनेक्टेड होता है, आई थिंक यहाँ पे होगा, जस्ट अ सेकंड। सो दिस आर द सीरियल, ऐसा फुट रहता है, ऐसे 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 होता है, लास्ट में आपने एक वीनस करेक्ट किया है, कैन यू सी। तो फिर उसके बाद ये आता है सीरियल मैन्युफैक्चरिंग एडेसिव, ये वो क्या है यार, तो बच्चा ऐसा दिखता है, दिस इज द ब्रेस, डेनिस ब्राउन ब्रेस, ये लिखा है डीबी ब्रेस है डेनिस ब्राउन, ये डेनिस ब्राउन नहीं है, स्टीनबिक है, ओके। क्यों नहीं है स्टीनबिक और डेनिस ब्राउन को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो डाउन डीबी ब्रेस में रहता है नीचे एक नोब रहता है, दो उसके अंदर आप उसको फुट का एंगल जो है मेंटेन या फिर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये है आपका स्टीनबिक ब्रेस, ये आप देख सकते हैं पूरा रोड है कनेक्टेड, तो इसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। बट इस टाइप का जूता दिया जाता है, कब तक दिया जाता है, जब तक बच्चे की उम्र 5 साल नहीं होती है, अप टू 5 इयर्स बच्चे को ये जूता पहनाना होता है। और किस किस टाइम पहनना होता है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा रहता है, स्टार्टिंग में 23 आवर्स, फिर उसको टाइम थोड़ा कम करते हैं 20 आवर 18 आवर, फिर जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो अपना ये बांग्ला में बोले तो हामागुड़ी देते स्टार्ट करे, हिंदी में बोले तो रुड़ना स्टार्ट कर देता है, इंग्लिश बोले तो क्रोलिंग स्टार्ट कर देता है। उस वक्त पे फिर हम 18 घंटा कर देते हैं। देन आफ्टर थोड़ा टाइम और जाता है, तो देन आफ्टर जब बच्चा खड़ा होने लगता है तो हम उसको कहते हैं सिर्फ आप 16 घंटे, या फिर बच्चा जब सोता है, चाहे दिन में सोए चाहे रात में सोए, जब भी सोएगा बच्चा तब ये जूता उसको पहनाना होता है, अप टू 5 ईयर तब तक आपको पहनाना है कराना है। उसके बाद ये देखिए समथिंग लाइक दिस, कैन यू सी, तो उससे आपका वो डिफॉर्मिटी वापस नहीं आती है। ये सब नहीं देने का है, ये नहीं देने का है इसको कहते हैं शूज, इसका नाम है आपका जोन्स शूज कहते हैं इसको, ठीक है, लेकिन ये नहीं लेने का है। पुराना कंसेप्ट था जोन्स शूज हो ये वो, नहीं, कुछ नहीं लगता है और कुछ नहीं देने का। तो सर्जरी नेसेसरी ये वो बहुत कुछ है, जेड प्लास्टिक ये सब नहीं करते, 3 ऑटोमिक्स हो जाएगा, इतना झमेला नहीं करने का। पुराने लोग करते थे पता है लेकिन रिजल्ट तब भी अच्छी नहीं आती। तो ये हो गया, फिर उसके बाद ये है एंटीरियर ट्रांसफर, ये होता है अगर डायनेमिक सुपिनेशन रहता है उस कंडीशन में क्या होता है। अब मैं किसी को बोल दूँ डायनेमिक सुपिनेशन क्या होता है, कोई बता पाएगा? तो उसके ट्रीटमेंट क्या पूछोगे यार, छोड़ो। तो दिस इज द थिंग, ट्रिपल आर्थराइटिस। ट्रिपल आर्थराइटिस कब करते हैं, जब आपका 13 या 14 ईयर बच्चे का हो जाता है तब ट्रिपल आर्थराइटिस करते हैं। उससे पहले लेट प्रेजेंटेशन बच्चे का रहता है तो उसके अंदर अलग अलग ओटी रहते हैं। क्या क्या ओटी रहते हैं लेट प्रेजेंटेशन, वैसे तो आप सबके लिए जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, फिर भी बीइंग अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। तो क्या क्या चीज़ होती है कि जब बच्चा छोटा रहता है 1 साल 2 साल, तो सिंपली उसका कास्टिंग, उसके बाद आपका टीनोटोमी फॉलोड बाय कास्ट एंड ब्रेस, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है। लेट प्रेजेंटेशन में जैसे बच्चा मेरे पास 5-7 साल के करीब आ रहा है, तो देन आफ्टर वी गो फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि कितना 5 साल 3 साल से ऊपर जब बच्चा आ जाता है आप उसको प्लास्टर में नहीं रख सकते, ठीक है, तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट जो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज PMSTR, पोस्टीरियर मेडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। 2-3 सिंसिनाटी इंसिजन मत जाओ सब फालतू है पर आपके किसी काम का नहीं आने वाला। ओके, तो मेनली सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं। याद रखिए कब, जब डिलेड ट्रीटमेंट होता है 2-3 साल के बाद बच्चा आता है तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट में जा सकते हैं, एक्यूट करेक्शन कर सकते हैं। और जब बच्चा 13 या 14 साल के बाद आता है या कोई एडल्ट आता है मेरे पास कि ऐसा था बचपन में अभी ट्रीटमेंट कराना है, तो उसके अंदर ट्रिपल आर्थराइटिस किया जाता है। कोई पूछे कि ट्रीटमेंट कब तक कर सकते हैं, अच्छे हाथों में हर एज में ट्रीटमेंट हो जाता है,
मेरे हाथ में मैंने लगभग लास्ट एक किया था, जो बच्चा था वो 12 साल का बच्चा था, और वो ओटी अपने यहीं पे हुआ था शांति निकेतन में, तो वो किया था। और आज बच्चा उसके फुट को देख के कोई बता नहीं सकता उसका कोई डिफॉर्मिटी था। अगर देखना चाहे तो मैं उसकी फोटो और वीडियो दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके बाद होता है वो 13 ईयर या 14 ईयर के बाद आप उसको ट्रिपल आर्थोडेसिस कर सकते हैं। सो दिस इज योर सीटीवी। आई थिंक सब आपको डिफॉर्मिटी, इटियोलॉजी, पैथोएनाटॉमी, ट्रीटमेंट क्या क्या है सब मैंने आई थिंक सब बता दिया। बाकी किताब के अंदर थ्योरी पोर्शन है, वो आप सब पढ़ ही सकते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। यू ऑल आर जीनियस, ओके, रिमेंबर दैट। कोई भी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो द क्लास विल बी ओवर।